हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हो सब लोग? हम जो अपनी क्विक रिवीजन की सीरीज लेके आए हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर था, मैं नहीं चाहती थी एक लंबा सा चैप्टर लंबा सा एक बड़ा सा वो बन जाए, कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने फटाफट से सारा कुछ आपका रिवाइज करवाया है। फर्स्ट पार्ट अगर आप देख चुके हैं तो ये पढ़िएगा, अदरवाइज अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, फिर यहाँ आइए। ठीक है। इसके अलावा इसका एक पार्ट और है जो मैं अलग से निकालूंगी चैनल पे, दैट इज सेल्स, बैटरीज या सेल पे जो आपका एक टॉपिक है ना, जिसमें प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल वगैरह है, वो भी एक अलग से वीडियो निकाली जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अलग से सिर्फ बच्चों को कई बार चाहिए होता है, किसी की रिक्वेस्ट थी कि मैम उसको अलग से ही आप एक वीडियो बना के निकालिए, तो इस चक्कर में मैंने उसको थोड़ा अलग से ही एक वीडियो पूरी बना दी है, वो भी आपको चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे बेटा गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल। अब ये क्या है गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल? एक डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो रिडॉक्स रिएक्शन में आपकी केमिकल एनर्जी बनती है उसको कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। अब रिएक्शन इसकी यही है। गैल्वेनिक सेल में जो मेन रिएक्शन वो है जिंक और कॉपर सल्फेट वाली, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसको रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है एंड कॉपर। ठीक। रिएक्शन क्या हो रही है, ये हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। जब आप आयनिक रिएक्शन की बात करते हो ना, आयनिक रिएक्शन, वहां पे आप कॉमन आयंस हटा देते हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हो सल्फेट नहीं है ना, यहाँ पे सल्फेट था, यहाँ पे सल्फेट कहीं नहीं है। क्या किया हमने? सिर्फ जिंक और कॉपर की रिएक्शन शो की है। जिंक आपका जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये रिडॉक्स का जो आप कहना चाहिए कि बेसिक्स हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए रिडॉक्स का जो बेसिक्स हैं वो आने ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज करवाया था एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो अच्छे से किया होगा, है ना। चलिए, दो पोर्शन होते हैं बेटे सेल के, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और या फिर हम उन्हें कहते हैं रिडॉक्स कपल। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ के साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, कोई भी रिएक्शन अकेली नहीं होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब क्या है, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज यूज होता है। ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है भाई? एक यू शेप की ट्यूब है जो इन्वर्टेड उसमें है। मैं आपको अभी जब डायग्राम दिखेगा तो पता लग जाएगा। यू शेप्ड ट्यूब है, एक ग्लास की होती है, जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसका? एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, उसे हम कहते हैं इनर्ट, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना जरूरी है, अदरवाइज वो रिएक्ट करने अगर लगेगा तो कुछ और ही बन जाएगा। हमें जो अपने इलेक्ट्रोड्स पे चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि KCl, KNO3, K2SO4, और वो किसमें होता है? अगर अगर और जिलेटिन। ठीक है। तो ये आपका आप कह सकते हो एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है। ये उसमें आपका सॉल्वेंट आप कह सकते हो, उसको यूज किया हुआ है। ठीक। फंक्शन क्या है भाई सॉल्ट ब्रिज का? ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका फंक्शन क्या है। बोर्ड के पेपर में भी बहुत पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, और MCQs जो आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है। तो फंक्शन क्या है? टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट कंप्लीट करता है ना बाय अलाउइंग आयंस। आयंस आपके मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। तो ये उनके जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट को अलाउ करता है, तो सर्किट पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। सेकंड इसका वो है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है कि कहीं पे नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस ज़्यादा इकट्ठे ना हो जाएं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस सेल की क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है मतलब एनोड। कॉपर इलेक्ट्रोड, उस पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कैथोड। ये मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत डिटेल में आना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिए पहले डायग्राम देख लो बेटा, फिर समझा देती हूँ, है ना। सी डायग्राम में क्या है? मूवमेंट ऑफ कैटायंस एनायंस, सारा कुछ मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, एक बीकर इस साइड है, एक बीकर इस साइड, मतलब जो रिएक्शन आपकी सिंगल बीकर में हो रही थी हमने उसको दो बीकर में स्प्लिट कर दिया है कि दो अलग अलग बीकर में वो हो। यहाँ पे जिंक रॉड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप। यहाँ पे कॉपर रॉड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, और यहाँ जिंक रॉड पतली दिखाई जा रही है। इसका मतलब जिंक रॉड का वेट घटता जाएगा, कम होता जाएगा, कॉपर रॉड का वेट बढ़ता जाएगा। ठीक है। यहाँ से जिंक डिजोल्व होता जा रहा है, जिंक आयंस यहाँ आएंगे और वो कहाँ जाएंगे? इसके थ्रू, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर आयंस डिपॉजिट होते जा रहे हैं। अभी आप ये देखो, ये क्या है आप देख सकते हो ना, सल्फेट आयन इधर मूव करता हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो K+ आयन है, तो ये तो आपके जो K+ और सल्फेट आयन है ये आपके न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। उसके अलावा कौन से आयन कहाँ जाने हैं? ये जिंक का, ये कॉपर का। जिंक
ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, मतलब जिंक आयन बनाएगा, जिंक से जिंक आयन, कॉपर आयन से कॉपर बनेगा, इसीलिए यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, वो रिडक्शन कर रहा है। तो ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज, जो कि मैं कह रही थी इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप। उसके बाद ये नेगेटिव है, यानी एनोड की तरह काम करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जो कि कॉपर रॉड है, जो कैथोड की तरह काम करेगा। ये एनोड कैथोड में सारा आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ, बाकी बार बार बीच में आता जाएगा, आपका रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन आपका जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। ये तो है इसका डायग्राम। अब हम इसका बेस कर लेते हैं, है ना, रिवीजन ही एक तरह से। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स बनते जा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो नेगेटिव पोल कहलाता है। इसका उल्टा कॉपर का, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए पॉजिटिव पोल। क्यों? क्योंकि वो कॉपर आयंस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाते जा रहे हैं और वो कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो रही है। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, यस हमें पता है ना, एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है। और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये मैंने अभी अभी आपको डायग्राम में बताया। फिर क्या है, वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज करेगा, जिंक रॉड डिक्रीज करेगा, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैंने वही आपको पूरे डायग्राम में या पूरे जो सेटअप में हो रहा है वही चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन घटती जाएगी, जाहिर सी बात है, कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है कम होती जाएगी, तो करंट फॉल्स विद पैसेज ऑफ टाइम, नेचुरली करंट भी आपका घटता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सेल बंद पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा ना, डेड हो जाएगा। सो अगर आप एक इंक्रीजिंग एक्सटर्नल अपोजिट, जो उसके अपोजिट में एक पोटेंशियल आप लगा सको, लगाओगे अगर आप सेल में, तब क्या होगा, तब वो आपकी रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, है ना, अदरवाइज तो नहीं होगी। एक टाइम के बाद सेल आपका बंद पड़ जाएगा। अगर आप एक उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल आप लगाओगे, तब सेल आपका वर्क करता रहेगा। तो कब तक करता रहेगा? एज लॉन्ग एज एक्स एक्सटर्नल थोड़ा सा कम होगा ई सेल से, थोड़ा सा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, ज्यादा होना कम हो। मैं आपको अलग अलग जो उसकी केसेस है ना, कि ज्यादा होगा कम होगा तो क्या होगा, वो सब अभी बताऊंगी। ये क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और सेल बेस्ड ऑन जिंक कॉपर जो रिएक्शन है, वो आपने स्टार्टिंग में जो मैंने रिएक्शन बताई थी ना, वही रिएक्शन है। उसके लिए नाम क्या आ गया, बस डैनियल सेल। जनरल नेम है बेटा गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। अगर हम रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट के लिए लेते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं डैनियल सेल। कितना वोल्टेज, कितना पोटेंशियल देगा ये? 1.10 वोल्ट का, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये आप देखो वोल्ट मीटर, एमीटर, डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया और पूरे इसकी डिटेल्स। अब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की बात हम कर रहे थे वो क्या है, 3 केसेस हैं कि आपका ई एक्सटर्नल कम होगा ई सेल से, बराबर होगा कि ज़्यादा होगा। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका, अगर ये चीज़ें, कोई भी केस पूछ लिया जाता है ना आपका, सपोज करो एमसीक्यूज में, या ये चीज़ तो आपकी एग्जाम में भी पूछ ली जाती है बोर्ड पेपर में, कि अगर ऐसा होगा तब क्या होगा। तो देखिए, अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है आपका जिंक से कॉपर, है ना, ठीक है जी। अगर इक्वल है तो कोई आपका जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं रहा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और अगर ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से करने लगेगा, कॉपर से जिंक पे जाएगा। नेचुरल क्या है आपका, जिंक से कॉपर ना, लेकिन अगर आपका ई एक्सटर्नल बाहर वाला ज्यादा हो गया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। देखो, यहाँ आपका जिंक डिसॉल्व हो रहा है एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है जब आपके दोनों बराबर हैं। यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा, जिंक डिपॉजिट होने लग जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड पे और कॉपर डिसॉल्व करने लग जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे। एक्चुअल में अगर आपकी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सपोज कीजिए उसका अपोजिट आप करने लगते हो ना, ठीक है, तो वो रिएक्शन अपोजिट में जो नॉन स्पॉन्टेनियस होनी थी वो होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगते हो टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, उल्टा करने लग जाते हैं। जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम रिडॉक्स रिएक्शन को करवा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस करवा रहे हैं। तो आगे वैसा ही है, क्या है जो मैं आपको बता रही थी, डिफरेंस है ये 2 टाइप के सेल का, एक गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप कहते हो, वोल्टिक सेल वो है, और एक साइड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये, और ये इसका उल्टा करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है जी। डेल्टा जी इसका नेगेटिव है ना, और इसका डेल्टा जी पॉजिटिव, ठीक। फिर क्या हो गया, डेल्टा जी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो आपकी जो गैल्वेनिक सेल ये बेस्ड है आपका उस रिडॉक्स रिएक्शन पे जो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगी, उस पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन ये आपकी ऐसी रिएक्शन है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हो तो वो रिएक्शन
हो जाएगी। ठीक है जी। फिर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हमने जो इलेक्ट्रोड सेटअप किए हैं वो 2 डिफरेंट बीकर में किए हैं, अलग अलग बीकर्स में। यहाँ पे ऐसा है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही उसमें बीकर में होंगे और सस्पेंडेड होंगे किसमें, जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके सॉल्यूशन में या उसकी मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ सिंगल बीकर होगा, यहाँ डिफरेंट बीकर्स होंगे। ठीक है जी। फिर इलेक्ट्रोड्स आपके डिफरेंट मटेरियल के होंगे, यहाँ आपका सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इसका अपोजिट यहाँ होता है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो कैथोड से जुड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एनोड से जुड़ता है। यहाँ बेटा हम अपने तरफ से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट पास करवा रहे हैं सो दैट आपकी रिएक्शन हो जाए। ठीक है, और यहाँ आपका करंट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये भी आपका अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ देखो मैंने टर्मिनल लिखा है, यहाँ पोल लिखा है, राइट, फर्क है थोड़ा सा। सॉल्ट ब्रिज यहाँ होता है और इस वाले में आपका नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, राइट। अब उसके बाद जी आपका आया, हमने कर लिया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब उसके बाद है आपका रिप्रेजेंटेशन गैल्वेनिक सेल का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शो कैसे करेंगे गैल्वेनिक सेल को। देखो मैंने एक आधी चीज इस साइड लिखी है, आधी चीज इस साइड। यहाँ क्या है देखो, मेटल, फिर मेटल आयन लिखा, उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी, ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे भी फिर ये डबल लाइन शो कर दी। फिर ये है क्या चीज एक्चुअली, ये जो सिंगल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे भी ये आपके किसको शो करती है। देखो जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ, जिंक प्लस। ठीक है, सपोज करो मैंने 1 मोलर लिया इसका कॉन्सेंट्रेशन, फिर डबल वो लगा दिया, कॉपर 1 मोलर लिखा। क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि जिंक से जिंक +2 आयन बन रहा है। ठीक है, तो यानी मेटल से मेटल आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिख दी। ऐसे यहाँ से मेटल आयन से मेटल बन रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिख दी, है ना। अब हमने जिंक इस साइड क्यों लिखा, कॉपर इस साइड क्यों लिखा, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS आपका होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड आपका होता है रिडक्शन हाफ सेल। ये हमेशा फिक्स है कि आपको याद ही रखना है, तभी आप आगे आगे भी देखोगे। आपने कई सारे ऐसे टॉपिक्स करने हैं, EMF ऑफ सेल या इस तरह की चीजें, वहां भी आपका ये राइट और लेफ्ट वाली चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन यानी एनोड वाला पार्ट, ये आपका कैथोड वाला पार्ट, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये दिमाग में बैठा लो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड, राइट, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई एक गैल्वेनिक सेल की। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इतनी देर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मतलब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रोड की कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। ठीक है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, मतलब वो ऑक्सीडेशन शो करेगा या रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है बेटा, और ये बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में, सब जगह आते ही आते हैं। ठीक, चलो, when it is in contact with solution of its own ions, मतलब जब वो अब उसके, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये बात कही गई है। फिर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड पे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है, ये हम जस्ट कह देते हैं। फिर एक चीज आती है आपकी कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, है ना, रेफरेंस हम क्या लेते हैं। फिर है आपका SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस के लिए आप लेते हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 0। ठीक है, इसका E0 0 है। जो आपने 10th में एक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई थी ना, सेम वही सीरीज आपकी अभी दोबारा आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से। तो वहां पे रेफरेंस, वहां भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी ये सेम वही सीरीज है। ठीक है, फिर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1। तो आपने एक रेफरेंस चूज किया जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अगर पोटेंशियल औरों का निकालना है तो कोई तो रेफरेंस चाहिए था ना। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया ही क्यों। ठीक है, सपोज कीजिए आपको मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कोई टॉपिक मिस तो नहीं किया? नहीं, कवर करा दिया मैंने। सपोज कीजिए मैंने आपको कहा कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। कोई दो चीज आप साथ में लगा लोगे, जिंक कॉपर, दोनों तो अपना अपना पोटेंशियल देंगे, है ना। हमें कैसे पता लगेगा कि इसका क्या पोटेंशियल है? हमें तो कंबाइंड पोटेंशियल आता है। तो दोनों जो आपके अलग अलग बीकर्स होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, उनमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता हो, है ना, और हमें किसी दूसरे की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो पता लग सके। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की किसी सिंगल इलेक्ट्रोड की हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों साइड बाय साइड ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पे हो जाएगी, तो आप पता ही नहीं लगा सकते।
कि उसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उस केस में हम रेफरेंस यूज करते हैं क्या, SHE और NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि ये है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्या है SHE, या तो डायग्राम पूछ लिया जाएगा, है ना, या इसके बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे ये 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, उसमें एक चीज आपकी डिप है ग्लास जैसा, ठीक है, इसमें सेंटर में आपका प्लेटिनम फॉयल है जिसके ऊपर कोटेड विद ब्लैक, ठीक है, उसको आपने कोटिंग कर रखी है, प्लेटिनम फॉयल है, ये कोटेड विद प्लेटिनम ही होता है, और अंदर एक वायर कनेक्टेड है, इसमें से आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो 1 बार प्रेशर पे, मतलब प्रेशर जो है अपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार प्रेशर लिया होता है, टेम्परेचर आपका फिक्स होता है 298 केल्विन, और होगा क्या इसमें, जब आप इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से या हाइड्रोजन गैस आप पास करोगे तो जाहिर सी बात है ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कि आप सेट करते हो दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ। 2 बीकर्स होते हैं ना, आपने भी देखा गैल्वेनिक सेल में, तो एक आपका जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा और एक ये होगा, ठीक है। इट सिंपली एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्यों, क्योंकि अपनी कोई वैल्यू नहीं देता, थ्रू विच, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का इनफ्लो या आउटफ्लो जस्ट हो सके, दैट्स इट, सर्किट पूरा कर सके। तो अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन से H+ आयन बनेगा, है ना, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन शो करेगा। अगर ये कैथोड की तरह करेगा तो हाइड्रोजन आयन से H2 गैस बनेगा, रिडक्शन शो करेगा, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0 है 298 केल्विन पे, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऐसे, प्लेटिनम H2 ग्राम में शो कर दिया है, H+ और कॉन्सेंट्रेशन इसकी जो भी होगी, वैसे 1 मोलर ही हम लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका था सिंपली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात आई कि आपने करना कैसे, सेल को आप सेटअप करते हो बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड एज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड आप कौन सा लोगे, जिसका आपने कैलकुलेट करना है। जब आपने सेट किया, ठीक है, आपको पता है पूरा जो EMF होता है सेल का, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू को सम करके निकालते हैं ना। तो अब हमने हाइड्रोजन के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी पता है 0, दूसरे की वैल्यू हमारी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा वैल्यू तो आ गई, अब हमें ये नहीं पता कि करंट कहाँ से जा रहा है, जो हमने दूसरे की वैल्यू निकाली है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, चलो वैल्यू भी आ जाएगी कोई बात नहीं, बट उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट कहाँ से कहाँ है वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा कि डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो ऑफ करंट है उससे पता लगेगा कि उसके अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन, ये हम इस चीज से फिगर आउट कर पाएंगे, ठीक है, सिंपल है। सपोज करो हमने जिंक इलेक्ट्रोड को लगाया सेटअप में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो हमने क्या देखा, उसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से लेके SHE की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन जो वोल्ट मीटर या एमीटर होता है ना, उसमें करंट की डायरेक्शन शो होती है, राइट, एमीटर में, तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्या थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लेके जिंक की तरफ। तो यानी अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसकी अपोजिट, जब ये अपोजिट होगी तो इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है फ्रॉम जिंक, यानी जिंक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन वहां लॉस हो रहे हैं, तो इसीलिए जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आपका कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन। दूसरी चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है जी। ये था आपका सारा मेजरमेंट कि आप कैसे किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो नया टॉपिक है हमारा दूसरा, वो है सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। डिफरेंस बिटवीन आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं दोनों हाफ सेल्स के, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल या फिर सेल वोल्टेज, ठीक है। और इसको हम EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब कहते हैं, व्हेन आपका कोई करंट सेल में से नहीं जा रहा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब आप इसे कहते हो EMF ऑफ सेल। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, क्या आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, कंसंट्रेशन क्या है हाफ सेल्स में, और टेम्परेचर, 3 चीज पे आपका डिपेंड करता है बेटा, EMF आपका 3 चीज पे डिपेंड करता है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका बात आई अब कि EMF हम बार बार कह रहे हैं, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, ठीक। EMF आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, मतलब दोनों जो सेल्स हैं उसके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो क्या चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज है ना, उनका डिफरेंस जब कोई करंट आपका सेल से ड्रॉ नहीं किया जा रहा है तब, ठीक है, मतलब करंट आपका सेल से पास नहीं कर रहा है तब। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस किसी भी कंडीशन में, पोटेंशियल डिफरेंस आना चीज जरूरी है, करंट और करंट है नहीं उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर इसको आप मेजर कर सकते हो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से EMF को, और ये आप सिंपली वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हो, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को, करेक्ट। फिर है आपका मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव सेल या EMF ऑफ सेल जो आप कैलकुलेट करते हो, मैक्सिमम वोल्टेज जो आप निकाल सकते हो सेल से, ये वो होता है। और यहाँ क्या है, ये उससे थोड़ा कम होता है, उतना नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है जी।
ये आपका करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एक ये डिफरेंस भी बेटा बहुत पूछा जाता है, ये वाला डिफरेंस भी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिएगा। फिर बारी आई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिसकी मैं बात कर रही थी, एक्टिविटी सीरीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रोड जिसपे कि रिडक्शन हो रहा है, जब हमने सपोज करो, इसके लिए मैं एक चीज और बता देती हूँ बेटा, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की। मैंने कहा था ना, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह देते हैं, जिसपे रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कह देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। बट बाय डिफॉल्ट हमने जब पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई या अरेंज की, तो हमने उसमें क्या किया, एक चीज कि जो भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, सबकी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रिडक्शन वाली वैल्यू ही लोगे। जैसे अगर कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसकी वैल्यू सपोज करो नेगेटिव वाली आ रही है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है, हम उसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही शो करेंगे उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये कहने का मतलब था। तो वो आप अगर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका होगा, अगर आप उसका उल्टा कर दोगे, नेगेटिव साइन कर दोगे उसका, तो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। अभी पता लग जाएगा कि कैसे। इन जनरल आपका जब इलेक्ट्रोड जिसपे की रिडक्शन होती है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है और ऑक्सीडेशन वाले पे नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन शो करता है। हमने सारे इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू के ऑर्डर में, ठीक है, उनकी किस चीज की वैल्यू में, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ना, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज करो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या किसी का रिडक्शन, है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन, हम उसको कंपेयर कैसे कर सकते थे। तो कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया बेटा, कि हमने सारे एलिमेंट्स के सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ली है, ठीक है, जिसको हमने कंबाइन करके अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, या हम कह सकते हैं एक्टिविटी सीरीज बनी है, ठीक। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी वैल्यू है, अगर E0 लिखा है इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। उसके लिए मैं आपको अभी समझाऊंगी कि कैसे पता लगता है। चलो एप्लीकेशंस करते हैं, वहां से आपको साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। एप्लीकेशन में बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, कि कंपेयर करना कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो दो E0 की वैल्यूज जब भी दी होंगी, ठीक है, आपने उन दोनों वैल्यूज को देखना है, जिसकी भी ज्यादा पॉजिटिव E0 वैल्यू मैं कह रही हूँ ना, अगर बाय डिफॉल्ट वो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, देखो मैंने लिख रखा है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट टेकन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में E0 की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ही ली जाती हैं, हम उसी में कंपेयर करते हैं। तो जो दो वैल्यूज दी होंगी आप उसको चेक करोगे, या तो दोनों पॉजिटिव होगी, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव, है ना। तो आपको कंपेयर करके ये पता लगा सकते हो कौन सी वैल्यू ज्यादा है। जो वैल्यू आपकी ज्यादा होगी या जो आपकी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उस पर रिडक्शन होगा और कम वाली पे ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ही आपको पता लग जाएगा किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन, आपको ये भी पता लग जाएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिस पे रिडक्शन हो रही है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, वो दूसरे को किस में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन में, और वो बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। अगर सपोज करो दोनों ही हो रहे होंगे तो कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी आप वैल्यू से कंपेयर करके निकाल सकते हो। क्यों? जब आपको वैल्यू ही पता लग गई कि कौन आसानी से ऑक्सीडेशन करना प्रेफर कर रहा है या रिडक्शन करना प्रेफर कर रहा है, राइट। अब देखो, तो ये मैंने बता दिया ना आपको, सेम रिवर्स इज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस कर रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए मैंने लिखा रिवर्स, ठीक है जी। अब बात आई इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो मैंने आपको अभी भी समझाया, सेम वही चीज, ठीक। अब F2 जब आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे, मैंने आप सारी मेंशन नहीं किया, आप जब बुक में चेक करोगे, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, E0 वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आसानी से क्या करना प्रेफर करता है, रिड्यूस करना। आसानी से अगर रिड्यूस कर रहा है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका उल्टा पूरी सीरीज में जब आप लिथियम प्लस लेते हो तो वो है इसका अपोजिट, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। उसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, सबसे कम पोटेंशियल उसका, यानी वो रिड्यूस करना प्रेफर नहीं करता है ना। जब नहीं कर रहा तो मतलब वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। और अगर आप रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में कर दो, ये तो था आपका फ्लोरीन इजिली रिड्यूस होगा बेटा, तो क्या बनाएगा, F2 आपका 0 है ना, 0 से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये सब चीजें रिडॉक्स की बेसिक्स की आनी चाहिए। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका होता है रिडक्शन, तो ये आसानी से रिड्यूस करेगा, यानी F2 से F नेगेटिव बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Li+ से Li बनाना इलेक्ट्रॉन गेन करके नहीं प्रेफर कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लिथियम तो इलेक्ट्रॉन गेन करता नहीं है ना, हमें पता है क्योंकि मेटल है ये, तो इसका मतलब ये रिड्यूस, ये
गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा तो ये कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये खुद से आसानी से रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब इसका अपोजिट देखते हैं। जो रिएक्शन आपकी Li+ से Li जा रही थी, अगर मैं उस रिएक्शन का अपोजिट ले लूं, Li से Li+, ये बनाएगा? यस बनाएगा। वो बेशक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो अगर आप उसको ये देखो कि जो चीज़ रिडक्शन बिल्कुल मुश्किल से कर रहा है, इसका मतलब वो क्या चीज़ अच्छे से करेगा, उसकी अपोजिट रिएक्शन, यानी कि क्या चीज़, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो जब वो ऑक्सीडेशन अच्छे से करेगा, इजली ऑक्सीडाइज, तो क्या बनेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये आप थोड़ी सी सीरीज जब देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन बस ये सोच के करना है कि सबकी E0 वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। एक चीज और, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होता है E0 या तो ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, या फिर ये, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, जिंक से जिंक +2, है ना। जिंक का मतलब क्या है, प्योर स्टेट में यानी 0, 0 से +2, ठीक है। 0 से +2 में कई बार बता चुकी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा यहां मैं लिख देती हूं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, ये चीज याद रहेगा। तो ये भी याद रहेगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक। बस ये चीज ध्यान रखना। तो 0 से +2 इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये वाली वैल्यू अगर दी होगी तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, आपको उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में, है ना। तब आप कंपैरिजन कर सकते हो, तब आप कोई न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक। और कन्वर्ट कैसे करोगे, जो वैल्यू दी होगी, माइनस में दी है तो उसको प्लस बना दो, प्लस में दी है तो माइनस बना दो, दैट्स इट। ये देखो यहाँ +2 से 0 क्या शो कर रहा है, रिडक्शन, ये आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपको पहचानना आ जाएगा कि वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वाली दी है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। फिर है आपका सेकंड एप्लीकेशन, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल्स की एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, जब हमें ये पता लग गया कि कौन आसानी से ऑक्सीडाइज कर पा रहा, रिड्यूस कर पा रहा, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी कि ग्रेटर रिएक्टिविटी, है ना। जो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा तो यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है ना। उसके बाद क्या है, मेटल विद ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें ये भी पता है कि वो डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को जिसका कि लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक। तो अगर हमें ये पता लग गया तो हमें ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा यहाँ से। इसीलिए 10th क्लास में इसको एक्टिविटी सीरीज कहा जाता था। तब तक आपके सिलेबस में इतना डिटेल में सारा नहीं होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब नहीं था, ठीक है। तो वो शॉर्ट में जो एक्टिविटी सीरीज बताई गई थी वो यही है कि आप पोटेंशियल वैल्यूज से पता लगा सको कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम। जो ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे की जगह ले लेगा, राइट। यही वही सेम चीज़ आपकी मैंने आपको बताई हुई है। फिर है आपका आगे, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। थर्ड EMF आपका जो अभी हमने कहा ना, E0 सेल EMF क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। मैंने कहा ना कि हमें कभी भी कंपैरिजन या न्यूमेरिकल करना है तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर ये सिखाया, जो ये सिखाया ना आपको, ये इसीलिए सिखाया कि क्वेश्चन में अगर जब दिया हो तो आप पहचान सको कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज करके फिर यहाँ पुट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो दोनों ही देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक। फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड। ये ई कैथोड मतलब, कैथोड का मतलब क्या है, जिसपे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। एनोड का मतलब जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला तीसरे वाला, जिससे कि आप EMF निकालोगे। फिर आपका क्या है, चौथा है आपका टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। ये भी आपकी एक्टिविटी पे बेस्ड है कि मेटल की टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ना नेगेटिव वैल्यूज की रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, ऑक्सीडेशन वो शो करेगा तभी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। तो मेटल्स लाइंग अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आएगा, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिएक्शन आपकी होगी या नहीं होगी। ये जो आपने EMF कैलकुलेट किया ना, जो भी मैंने आपको बताया था E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, वो जब आप कैलकुलेट करोगे अगर वो पॉजिटिव आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये जितनी आपने एप्लीकेशंस की ना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूमेरिकल इसमें आएगा ही आएगा कि क्या हम इस चीज़ को इसमें स्टोर कर सकते हैं, निकल सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसके बाद
कि क्या हम निकल का स्पैचुला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के को स्टर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई अगर वो रिएक्शन हो जाएगी इसका मतलब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ गया यानी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने आएंगे जिसमें आपको ये सारी एप्लीकेशंस, ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ रिडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला नर्न्स इक्वेशन या नर्नेस्ट इक्वेशन, दोनों ही कहा जाता है, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे आप कैलकुलेट करते हो, उसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग m अपॉन एम एन प्लस, यानी कि उसकी आयनिक स्टेट। क्या है ये सारा कुछ, जो भी मेटल आप ले रहे हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है ना। जो आयन आप ले रहे हो वो आयन आपका मेटल में, मतलब सॉरी एलिमेंट जो उसकी नेचुरल जो नॉर्मल स्टेट है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयन से एटम में कन्वर्ट हो रहा है। ई क्या है उसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। जो आपका फिक्स्ड वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर की, उस पे जो आपका ई की वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये वो है। ई नॉट उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, जो भी होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। आर उसका गैस कांस्टेंट हो गया, टी आपको पता है टेम्परेचर इन केल्विन, फिर एफ की वैल्यू फेराडे जो आप हमेशा कहते हो 96500 कूलम, एंड एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व उस पूरी रिएक्शन में। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं, देखो जो आप ये लिखते हो ना, ये आपकी प्योर कॉन्सेंट्रेशन वाली स्टेट होती है। प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड के लिए हम क्या ले लेते हैं, जब एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू ले लेते हैं 1। अब सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर दोगे जिसकी जिसकी आपको पता है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है ना, देखो आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यूज पता है। तो हमने क्या किया, सब जगह, और ये जो आपका एम वाला आपका स्टेट है ना, इसकी भी वैल्यू पता है, क्योंकि हमें पता है 1 है, यूनिटी लेते हैं। सारी वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या आ गई, और यहाँ पे एक चीज और चेंज हो गई, LOG लॉग विद बेस 10 आ गया है, नेचुरल लॉग से लॉग विद बेस 10 आ गया। जब आप कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन दोनों आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है और को न्यूमेरिकल आपको बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है जी। फिर है ऐसा ही, अभी तो आपने खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए किया था, अब क्या हो गया, EMF के लिए, पूरे सेल के लिए। कोई रिएक्शन ले ली हमने, क्या करोगे आप, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड करोगे, ऐसे लिखोगे। कहाँ आपका कैथोड मतलब जिस पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू लिखोगे। इसका आप अलग से नर्नेस्ट इक्वेशन लिख सकते हो, इसकी अलग से माइनस कर दोगे। जब माइनस कर दोगे तो आपकी वो वैल्यू या जो एक पूरा फॉर्मूला है वो आ जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ हमने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन के लिए आप देखो, अगर हमने जनरल रिएक्शन ले ली तो आप क्या करते हो, ई सेल ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल जो आपने अभी एप्लीकेशन में कैलकुलेट किया था वही, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये भी सेम आ जाएगा। नेचुरल लॉग, ये हैं आपके प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स आएंगे नीचे। जो इनके स्टोइक्योमेट्रिक वैल्यूज हैं वो पावर में चली जाती हैं, दैट्स इट, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी हमने फिर आर टी एफ और नेचुरल लॉग की जगह लॉग ले आए, तो सारी वैल्यू पुट कर दी, सेम फिर पैसे आ गया। तो दोनों फॉर्मूले सिमिलर से हैं, वहाँ ई नॉट था, यहाँ ई सेल ई नॉट सेल है, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, पूरी रिएक्शन आ गई, इसलिए प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट सारे आ गए। वहाँ पे आपका खाली एक जो मेटल आयन आप जो लिया था, आयन और उसकी प्योर स्टेट थी, वही था सिर्फ, ठीक है जी। चलो फिर आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, या तो दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम मटेरियल के हों और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो, या दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके, यहाँ देखो दोनों इलेक्ट्रोड सेम लिए ना, यहाँ हम इसका उल्टा कर दे रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स ही आपके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में हों और सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड हों, ठीक है। तो आप इसको क्या कह दोगे, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट थी। इसको क्या कह दोगे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब ये क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, देखो दो कॉन्सेंट्रेशन ले ली ना हमने, नाम से पता लग रहा है C2 C1, C2 हमेशा ज़्यादा होगी, इसका फॉर्मूला भी सेम वैसा ही है। ई सेल लिया आपने 0.0591, डिवाइड में n आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, नेचुरल लॉग की जगह LOGL, ठीक है, लॉग विद बेस 10 है, C2 डिवाइड बाय C1। यहाँ पे मेनली आपका क्या है, जस्ट कि आपको जो अलग अलग तरह से हो रहा था ना आपका, यहाँ पे या तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं या दोनों का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम होता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क है, उसके कारण आपका एक ये पूरा नया सेल क्रिएट हो रहा है। तो आपका ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, जिस इलेक्ट्रोड पे कम कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन वाले को हम क्या कहेंगे कि उस पर ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड बनेगा, नेगेटिव पोल बनेगा। जिसकी हायर कंसंट्रेशन है वो कैथोड बनेगा, पॉजिटिव पोल, यानी कि उस पर रिडक्शन होगी, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल भी थोड़ा पूछा जाता है, ध्यान देना, ठीक है, पढ़ाई करके रखना इस पे भी। और उसके बाद हमारा जो
लास्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। पूरी इसकी डेरिवेशन वगैरह है बट मैं रिवाइज करवा रही हूँ जस्ट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। ई नॉट सेल, ये आप देख रहे होगे ये पार्ट बार बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये वहीं से डिराइव हो रहा है बार बार। 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जो आपने उसमें आप देख रहे हो ना, मैं दिखाती हूँ अभी। ये जो ये पार्ट लिखा था ये क्या है? ये आपका केसी ही है। इक्विलिब्रियम पे आपका क्या होता है? ई सेल 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाता है बेटा। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी यहीं से आपने डिराइव किया है। ये वाला पार्ट आपका आ गया केसी, ये आपका 0 हो गया तो बस बाकी रिमेनिंग आ ही जाएगा, ठीक है। फिर इसी से आपका आगे एक ये भी निकला हुआ है डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का रिलेशन, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कैसे होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी लगी है मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। तो ये तो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनएफ, ठीक है। ई नॉट सेल आपका क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। तो जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या जितनी आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी लगी, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय में उस सेल का ईएमएफ। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी आ गई जिसको आप गिब्स फ्री एनर्जी कहते हो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ना। ई नॉट सेल की वैल्यू अगर आपने ये सब सारी वैल्यू पुट की यहाँ से तो आपका ये आ गया -2.303 RT लॉग केसी, यानी आपका डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट सेल सबके साथ आपका रिलेशन आ गया। इस पर डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब पता है क्या रहा? हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब सिर्फ रहा कहना चाहिए वो सेल वाला पार्ट, जिसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि मैम जो बैटरीज या सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल होते हैं ना उसके अलग से एक वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा वो यहाँ भी कवर अप हो जाएगा एंड आप लोग वैसे भी उसको पढ़ पाएंगे, राइट? ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, रिवाइज करो। मैं आपकी धड़ाधड़ से वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती जा रही हूँ क्विक रिवीजन की, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सारी वीडियोस अच्छे से रिवाइज करके पढ़ाई करते जाओगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी करते जाओगे, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। बाय बाय, टेक केयर।